तो आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल जी सलाम। चलिए आगाज करते हैं आज के मुद्दे का। हाथरस मामले पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है और इस मामले को लेकर यूपी सरकार अपोजिशन पर लगातार यह इल्जाम लगा रही है कि इसकी आड़ में जाति तशद्दुद भड़काने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि अपोजिशन के अपने इल्जामात हैं। सवाल यह है कि क्या सभी पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ जात की बुनियाद पर वोट बैंक की सियासत कर रही है? क्या इसलिए हाथरस मामले और बलरामपुर मामले में फर्क किया जा रहा है ताकि मुस्लिम और दलित वोटों को साधा जा सके? इन सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस सानहे पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जातों को लड़वाएंगे तभी वोट पाएंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाथरस पर जारी सियासत की सुई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कांशीराम की बरसी के मौके पर बीएसपी सदर मायावती ने हाथरस मामले की मिसाल देते हुए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों पर दलितों और पिछड़े तबके के इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया, लेकिन बलरामपुर मामले का जिक्र तक नहीं किया। सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर आपस में एक होकर हमारे इन वर्गों के लोगों का हर स्तर पर काफी शोषण करती हैं और इन्हें अभी भी सदियों की तरह ही अपना गुलाम व लाचार बनाए रखना चाहती हैं। मायावती के इल्जामात का जवाब खुद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिया। भाई भतीजे के नाम पर, बात के नाम पर पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। सवाल फिर भी खड़े होते हैं कि क्या खुन्नस सरकार से है या प्यार जातिवार से है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जितना मजमा हाथरस की दलित बेटी के साथ हुए गैंगरेप और कत्ल पर लगा हुआ है, उतना ही सियासी सन्नाटा बलरामपुर में है। बलरामपुर में जो दुर्दांत घटना हुई है, क्योंकि हाथरस में आरोपी संदीप, रामू, रवि हैं और बलरामपुर में साहिल और शाहिद हैं, इसलिए आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अगर आप न्याय मांगते हैं तो सभी के लिए, मुस्लिम हो गए आरोपी, आप वहां नहीं जाएंगे। इस पर अपोजिशन के अपने तर्क, अपने इल्जामात हैं। क्या सरकार और सरकार के मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री जी किन्हीं लोगों के घरों में जाएंगे, उनकी दुख में उनके साथ खड़े होंगे और उन अपराधियों के खिलाफ आपका एक्शन प्लान क्या है? कैसे आप उन अपराधियों को और आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। इल्जाम तराशी की इस सियासत में सवाल यही खड़ा होता है कि रेप और कत्ल की दो वारदात में अलग अलग रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है। क्या जात पात का मसला ही सियासत की सबसे बड़ी सहूलत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है, जिस तरीके से हर दिन अलग अलग बातें निकल करके सामने आ रही हैं, क्या इसकी आड़ में जाति तशद्दुद भड़काने की साजिश रची गई? अपोजिशन के अपने इल्जामात हैं और जो पार्टियां हैं उनके अपने इल्जामात हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सभी पार्टियां अपनी सहूलत के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जात की बुनियाद पर वोट बैंक की सियासत कर रही है? और इसी का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा अगले 1 घंटे जी सलाम पर। आइए सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूं। दरअसल हमारे साथ मौजूद रहेंगे आनंद साहू जी, जो कि बीजेपी के लीडर है। आनंद साहू जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। हमारे साथ मौजूद रहेंगे ऋषि मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी ये पक्ष रखते हैं। आपका भी इस्तकबाल है ऋषि मिश्रा जी, जी सलाम पर। हमारे साथ अंबार जैदी साहब जुड़ेंगे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। अंबार जैदी साहब, आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपना वो पक्ष रखेंगे कि आखिर वो इस पूरे मसले को दोनों जगह के वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आनंद साहू जी आपसे, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि हाथरस में लोग जा रहे हैं, अलग अलग इल्जामात लग रहे हैं, क्योंकि दरअसल जाति तशद्दुद भड़काने की साजिश रची गई है। अपोजिशन के भी अपने इल्जामात हैं। क्या लग रहा है आपको सर, क्या वाकई हाथरस को सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, बलरामपुर का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जिस तरह से घिनौनी राजनीति
की जा रही है इस प्रकार के जो दरिंदगी घटना के ऊपर, और जिस पीड़ित परिवार को सहानुभूति के नाम पर वहां जा करके उनके घाव में नमक छिड़का जा रहा है और राजनीतिकरण करते करते इतने गिरते जा रहे हैं, और उसका एक जीता जागता उदाहरण कांग्रेस के लीडरानों में देखने को मिला। उसके साथ साथ पूरे देश के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं वो सब राजनीतिक रोटी सेकने में कहीं चूके नहीं। आजादी के बाद, और मैं तो कहता हूं उसके बाद से ही, जैसे गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद लगातार आप चाहे इंदिरा गांधी का हत्या देखिए, चाहे राजीव गांधी का हत्या देखिए, चाहे हमारे जो जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उन लोगों के जो साथ जो घटना हुई, वो सारे विषय को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। चाहे कांग्रेस के और बाकी लीडर आने वाले जो पीछे जो उसके बाद के जो लीडर हैं, जैसे राजेश पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो राजनीति में कांग्रेस जो है, जो कहते हैं ना कि लाश की राजनीति करने का जो एक बड़ा महारत अगर किसी को हासिल है तो कांग्रेस को है। कांग्रेस के लोग कहीं चूकते नहीं हैं, किसी की मातम में राजनीति करने से किसी प्रकार से नहीं चुकते हैं। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जवाब ले लेते हैं। आनंद साहू जी जवाब ले लेते हैं। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा जी, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ लाश पर राजनीति हो रही है ये, या हकीकत में चाहती है कांग्रेस पार्टी कि इंसाफ मिले? मुझे एक सेकंड पूरा करने दीजिए जी, बोलिए। आप देख रहे हैं किस तरह की गिरती हुई राजनीतिक स्तर कांग्रेस ने बना लिया है। लगातार वो दलित बेटी कह रहे हैं, क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या वो हम सब की बेटी नहीं है? क्या वो सभी जाति धर्म के ऊपर बेटी का एक दर्जा नहीं है? केवल दलित 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 करके पूरे देश के लोगों को बांटने का काम, अलगाववाद का काम, यही लोगों का देन है कि अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, सारे वाद, ये जो वाद है ना, कांग्रेस खुद में एक वाद है, और इस वाद का अंत तभी होगा, तभी गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को मुक्त कर दिया जाए, आजादी की लड़ाई जो है पूरी हो गई है, अब ये कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही कांग्रेस है जो वाद का कारण है, और पूरा देश में वाद एक घाव फैला रहा है, जहर फैला रहा है। इस कांग्रेस को ऋषि मिश्रा जी, जी आनंद साहू जी अब जवाब लेते हैं। ऋषि मिश्रा जी, अब आनंद साहू जी चुप हो जाए तो मैं बोलूं। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। जहां यदि पक्ष अपने कर्तव्य निष्ठा से पथ विमुख होती है तो वो विपक्ष का काम है कि उनको अपने कर्तव्य निष्ठा का उनको इशारा करना, कर्तव्य निष्ठा का बोध दिलाना विपक्ष का काम है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ जिस प्रकार से निर्मम जो घटना हुई है, तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभाया है। यदि वही दूसरे बेटियों के लिए क्यों नहीं, वही तो सवाल पूछा जा रहा है। ये भूमिका जब दूसरी बेटियों के साथ होती है सर, वहां पे कहाँ गायब हो जाती है? अब मुझे बोलने देंगे या आनंद साहू दोबारा? नहीं, बोलिए। तो मैंने बोला नहीं है। जब मैं अपने तरीके पे आऊंगा तो फिर आनंद साहू नहीं बोल पाएंगे। मेरा स्टाइल जानते हैं आनंद साहू जी, इसलिए अपने बारे में बोले। तो देखिए, ये इनका आनंद साहू जैसे नेताओं का क्या कहना है, मैं बोलूं या बीच में आनंद साहू बोलेंगे? नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। गोल बोल रहे हैं आप, ये बात बताइए ना। में बोल रहे हैं, बलरामपुर वाले में क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? अरे आनंद साहू जी, मैंने आपके बीच में बोला है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मेरी बात को आप बोलिए। ऋषि मिश्रा जी बोलिए, रखिए तो अपनी बात, बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी भी बच्ची के साथ यदि इस प्रकार की घटना होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी को साथ होना चाहिए। जहां तक आप बलरामपुर की बात कर रही हैं, यदि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि पूछना चाहती हैं तो वहां कांग्रेस की जो विपक्ष की नेता है आराधना मिश्रा बलरामपुर गई हैं, अजय कुमार लल्लू गए हैं, वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शायद इनको नहीं मालूम है, बीजेपी के जो नेता हैं पढ़ लिख के आते नहीं है डिबेट में, उनको ये नहीं मालूम है कि कांग्रेस के जो डेलीगेशन है वहाँ बलरामपुर गए हैं, और हर जगह प्रियंका गांधी जाएंगे तभी ये बीजेपी वाले जागेंगे। इनका क्या कहना, इनका यही कहना है कि मैं बीजेपी चिन्मयानंद के साथ
खड़ी दिखती है, बीजेपी कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी दिखती है, बीजेपी उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो लोकतंत्र के मंदिर में पॉर्न मूवी देखता है, उस विधायक को ये डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो क्या ये चाहते हैं कि पॉर्न देखने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हों? क्या चिन्मयानंद के साथ राहुल गांधी खड़े हों? क्या कुलदीप सेंगर जैसे नहीं, उनके साथ खड़े ना हो सर, लेकिन अपने इलाके में बेटियों की सुरक्षा की स्थिति क्यों नहीं देखते राहुल गांधी? वहां तो खड़े हो सकते हैं। आऊंगी मैं आपके पास ऋषि मिश्रा जी। अंबर जैदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी जी, जिस तरीके से ये लगातार 2 मामले, आप भी अच्छे से वाकिफ होंगी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले हाथरस, बलरामपुर, लेकिन हाथरस पे हर सियासी चाल चली जा रही है और बलरामपुर का जिक्र तक नहीं हो रहा। कैसे देख रही हैं आप इन दोनों मामलों को? क्या वाकई में ये दोनों मामले अलग हैं? देखिए निदा, मैं एक महिला हूँ और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हमारे देश में अगर आप नए जो एनसीआरबी का डेटा है, उन आंकड़ों की हम बात करें तो महिलाओं के विरुद्ध इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं लगातार। लेकिन जो कमी हमें नजर आती है, हम सरकार की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। हालांकि राजनीति होती नजर आती है, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिससे हम अपनी महिलाओं को वो सुरक्षा दे सके जिसकी वो हकदार हैं। 72 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए। आज भी हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। हालांकि एक्टिविज्म बहुत होती है, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आता। आज भी हम यही बात कर रहे हैं, अजमेर में, छत्तीसगढ़ में, आजमगढ़ में, बलरामपुर में, कितनी जगहें हैं अगर आप लगातार उठ के देखें, ये वो मामले हैं जो मीडिया में नजर आ जाते हैं। आप उनकी तो हम सोच भी नहीं सकते, वो लोग जो इन ऐसे क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते या फिर समाज के डर से। और एक बड़ा तबका है ऐसा जो खुलकर सामने नहीं आता। जी, वही बात है कि हम क्या कर रहे हैं सुरक्षा देने के लिए अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को। राजनीति करने के लिए सब आ जाते हैं कि दलित की बेटी और इसकी बेटी, उसकी बेटी। हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा की बात करें, सबको वो सुरक्षित रखें, जो हमारी सरकार जिसको हम चुन के लेके आते हैं उसकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र में इसको मजबूती से बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की तरक्की के लिए, बेटियों की सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, स्वाति जी मैं आऊंगी आपके पास भी, आनंद साहू जी आऊंगी मैं आपके पास, जी आऊंगी मैं। स्वाति महेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, एक डॉक्टर होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपने दोनों केस को अच्छे से समझा होगा कि जिस हालत में, जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में दोनों पीड़िताएं आई, मिली और इस दुनिया को अलविदा कह गई, वाकई कितना मुश्किल वक्त वो होता होगा जो एक लड़की वो सहती होगी वो सब कुछ, लेकिन बावजूद इसके उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जहां पर दिख रहा है कि हमारी राजनीति चमक सकती है वहां हम जाएंगे, चाहे हम पे लाठियां पड़े, हम पे डंडे पड़े, हमें रोका जाए, लेकिन हम वहां जाएंगे। जहां हम और दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरी बेटी की भी वही कंडीशन है, वहां हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से हमें कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला। स्वाति महेश्वरी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने निदा, और यही बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है क्योंकि एक तरफ जहां हैवानियत दिख रही है, जहां अस्मत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं हैवानियत आज राजनीतिक पार्टियों की भी दिख रही है। एक दूसरे के ऊपर जो आप दोषारोपण कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये समय इससे ऊपर उठने का है। मुझे नहीं लगता कि हमें नारी समाज को आज के दिन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बलरामपुर, हाथरस, कर्नाटका, केरला, इन सब में बांधने की जरूरत है, या उनको हिंदू, मुस्लिम, दलित, ऊपर की जाति की तरफ इनको इस तरह से बांटने की जरूरत है। नारी नारी है और संपूर्ण मानवता के लिए इससे बुरा कोई और कार्य हो ही नहीं सकता जब आप एक नारी की अस्मत को लूटते हैं और उसके साथ इस तरह से हैवानियत करते हैं। तो इसको खत्म करने का समय है कि हम लोगों को मिलजुल कर इस वक्त ये सोचना चाहिए कि कैसे इसको खत्म किया जाए। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से पिछले साल 32,000 रेप हुए हैं भारत में। ये तो हम अभी कुछ मामलों की बात कर रहे हैं, और निर्भया कांड हम सभी ने देखा है और 8 साल हो गए, उसकी भी रिकमेंडेशंस आई थी कि नारी सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए भी इतना बजट जो है आवंटित हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद से हम वैसे के वैसे ही बैठे हैं, बस मोमबत्तियां लेकर के हम सब निकल जाते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और ये बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि इस वक्त हाथ से हाथ मिला करके समाज आगे नहीं आएगा, प्रशासन और विपक्ष साथ में नहीं आएगा कि कैसे इस जड़ को, इस जो ये हमारे समाज को खा रहा है, जो ये दीमक है, इसको कैसे खत्म करना है। ये करने की तरफ शायद अगर हम सोचें
तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सकारात्मक होगा और उससे समाज का भला भी होगा। जो इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर ये फेंक रहे हैं कि आपकी गलती है, आप यहाँ नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए, और ये सब बंद करना पड़ेगा। और जिस तरह से देखिए दोहरा पहलू लोगों का दिख भी रहा है कि कुछ मामले आपको जरूरी लगते हैं, दूसरे मामले आपको जरूरी नहीं लगते। ये सभी बेटियां हैं देश की और सभी को न्याय मिलना चाहिए। कोई सबकी दुख तकलीफ बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने आने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अब कहने एक की समाज बात में होती बहुत है, गिनौना न्याय किसको चेहरा भी मिलता सामने आ रहा है। है, न्याय किसको मिलता है, आप बता दीजिए ना, न्याय किसको मिलता है? हाँ, ऋषि मिश्रा जी, उनको नहीं मिलता जिनको कोई पूछता नहीं, उनको नहीं मिलता जहाँ पे जाके कोई झांकता नहीं, उनको नहीं मिलता जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। मैं बिल्कुल बुरी दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं हो, जो विषय मीडिया के संज्ञान में आता है, मीडिया दबाव बनाती है तो सरकार जाके कुंभकर्णी निद्रा से जागती है। और जिस पे मीडिया दबाव नहीं बनाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो उतना प्रभावशाली ढंग से काम नहीं होता है। तो इसके लिए मैं महेश्वरी जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार से मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऋषि मिश्रा जी एक मिनट, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हाथरस केस को मीडिया ने दिखाया इसलिए वहाँ आप लोग पहुंच गए, बलरामपुर नहीं दिखाया? सर आज बलरामपुर पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे आज के मुद्दे में? बलरामपुर पे मैंने बताया ना, यदि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं तो आराधना मिश्रा छोटी मोटी नेत्री नहीं है। आराधना मिश्रा विपक्ष की नेता है, वो गई है, विपक्ष की आवाज बन के गई है। आप तो योगी आदित्यनाथ जी को कोई जगह है, उनको कहे बलरामपुर जाने के लिए, क्यों नहीं जाते हैं बलरामपुर? एक क्रिकेटर के थंब टूट जाने पे नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर सकते हैं। आपने अपना डेलीगेशन भेज दिया, योगी आदित्यनाथ ने भी अपना डेलीगेशन भेज दिया, राहुल भी तो नहीं गए वहाँ, प्रियंका भी तो नहीं गई वहाँ। तो आप ये सवाल पे क्यों नहीं पूछती हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए हैं? प्रधानमंत्री को ट्यूट खेलने के लिए समय है, जेपी नड्डा को बिहार चुनाव के लिए समय है, अमित शाह को बिहार चुनाव के लिए समय है, अब नहीं जाएंगे। मतलब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पास तो इतना समय नहीं है कि वो सब जगह जा सकती है। हाथरस जा सकते हैं लेकिन बलरामपुर नहीं जा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना समय है कि वो हर जगह जा सकते हैं। आदरणीय एंकर जी, आप एक सम्मानित महिला, इनसे पूछिए कि पॉर्न देखने वाले को डिप्टी सीएम किसने बनाया? किसके इशारे पे डिप्टी सीएम बनाया? आपके कांग्रेस के तो आपके तो पॉर्न के ऊपर ही कांग्रेस खड़ा है, पौन का ही उपज है कांग्रेस। कांग्रेस पूरा पौन ही है, ये तो जान लीजिए पूरा। कांग्रेस का खानदान क्या है बताइए आप? इन गोडसेवादियों आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ बार बार कौन की बात कर रहे हैं टीवी में बैठ के? आनंद साहू जी, यहाँ पर हम डिस्कस करने बैठे हैं उन दो बेटियों के बारे में जिनके साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उनकी अस्मत को तार-तार किया गया है, और ऐसे मौके पर भी आप दोनों पॉर्न वीडियो याद कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। मुद्दे पे वापस आइए ना। में भी इन्होंने बलरामपुर के बारे में नहीं, सर मुद्दे पे वापस आइए। ऐसे वक्त में भी आपको कौन वीडियो की याद आ रही है? सर ये वही बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कहाँ से आ गए भाई, इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं। बलरामपुर में राजनीति नहीं दिखा तो वहाँ नहीं जाएंगे। कोई नेत्री, महान नेत्री को भेज दिया, जिसको दुनिया में केवल उनके क्षेत्र के लोग जानते हैं, उनको भेज दिया। राहुल गांधी। ऋषि मिश्रा जी एक बात बताइए, बलरामपुर मामले पर खामोश हो जाएंगे लेकिन हाथरस पर हंगामा मचाएंगे, कैसे तय करते हैं ये सब? ऋषि मिश्रा जी आवाज आ रही मेरी? मैं बिल्कुल आपको कहा हूं कि चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाली घटना हो, विपक्ष को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए, पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। और बलरामपुर में मैंने आपको पहले भी कहा, आराधना मिश्रा जी, अजय कुमार लल्लू जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो पूरा डेलीगेशन गया था। सारे बड़े सर छोटे मोटे नहीं है, करिए तो यूपी नहीं है छोटे मोटे, तो सर हाथरस की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पे सौंप दी जाती ना। वहां पे प्रियंका राहुल क्यों अड़ गए, क्यों जबरदस्ती जाने की जिद पर अड़ गए? वहां भी बैठे रहते, वहां भी डेलीगेशन भेज देते। लेकिन अगर वहां गए थे तो बलरामपुर भी जाके देख लेते ना एक बार। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुकूंगी, आप चारों बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। सवाल कई है जिनका जवाब मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम पूछेंगे सवाल, लौटेंगे बहुत जल्द। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए जी इस्लाम के साथ।
इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। हाथरस मामले पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है और इस मामले को लेकर यूपी सरकार अपोजिशन पर लगातार इल्जाम लगा रही है कि इसकी आड़ में जाति तशद्दुद भड़काने की साजिश रची गई। वहीं अपोजिशन के भी अपने इल्जाम हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या आप सभी लोग, सभी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ जात की बुनियाद पर वोट बैंक की सियासत कर रही है, या फिर वाकई में चाहती है कि हाँ, जो दो बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ मिले। एक बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। आइए एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जी जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी जी, एक बात मुझे यहां समझ नहीं आती कि अगर कोई भी घटना घटती है किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, तकलीफ दोनों ने बराबर सही, दोनों इस दुनिया को अलविदा कह गई। इतना सब होने के बावजूद एक से हमदर्दी और दूसरे पर इतनी चुप्पी, कैसे कैसे दिल गवारा करता होगा इन लोगों का? देखिए, सबसे अफसोस की बात मेरा यही है कि यहाँ पर रेप पर भी राजनीति होने लग गई है। जहाँ पर लगता है कि जिस रेप के केस में उनका राजनीतिक समीकरण जो है वो सही बैठता है, तो वहाँ पर सब हो हल्ला मचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सबको न्याय चाहिए होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो उनकी राजनीतिक समीकरण कंप्लीट नहीं होती है, सही नहीं बैठती है, तो वहाँ पे किसी छोटे मोटे नेता को भेज देंगे या फिर फॉर्मेलिटी के लिए जब लोग सवाल करते हैं, कहने में हो जाएगा ना, गिनती हो जाएगी कि हमारी तरफ से ये गए थे। जी, अगर साफ नियत होती, अच्छी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, तो 72 सालों से लेकर आज तक हम इन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहे होते। महिलाएं आजाद होती मुल्क में कहीं भी जाने के। ऋषि मिश्रा जी, जब चिनियामन का मुद्दा आया था ना, उस पर भी डिबेट हुई थी, उस पर सवाल पूछे गए थे, लेकिन आज सवाल आज की डिबेट का मुद्दा हाथरस और बलरामपुर है। चिनियामन पे कैसे सवाल पूछ लूं? मैं एक सवाल पूछूं, ऋषि मिश्रा जी, आप ये बताइए, इस देश में सबसे ज्यादा संवेदक शासन किसने किया है? और हम यहाँ पर सवाल किसी विपक्ष पे इल्जाम नहीं थोप रहे हैं, चाहे सवाल विपक्ष से हो या फिर जो सत्ता पक्ष है उसकी बात हो। हम इस देश के वासी हैं और हमारी सुरक्षा की बात है। हम यहाँ पर आपको राजनीति करवाने के लिए, यहाँ पर आप शब्द बोलने के लिए बैठे नहीं हैं। हम बात हमारी सुरक्षा की है, जिसमें चुनावी बड़े बड़े वादे होते हैं और आप नारेबाजी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है बताइए? सुरक्षा के नाम पर आप सिर्फ राजनीति करेंगे और महिलाएं रह जाएंगी राजनीति का मुद्दा बनने के लिए। अब उनकी सुरक्षा आप कम से कम शर्म कर लीजिए। हमारा देश वो देश है जहाँ पर महिला की सुरक्षा के लिए युद्ध हो जाते हैं, लंका दहन हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म कर लीजिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। ऋषि मिश्रा जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं अंबर जैदी जी के बात से सहमत हूँ, लेकिन समावेशी समीक्षा करें हमारी बहन कि जब कोई चिन्मयानंद को माननीय कहते हैं तब कोई ऐतराज नहीं होता है। अरे सर, चिन्मयानंद को छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए, बलरामपुर पे फोकस कर लीजिए। आज का मुद्दा बलरामपुर का है। चिन्मयानंद पे बहुत बहसें हो गई, बहुत डिबेटें हो गई, बहुत सवाल पूछ लिए गए चिन्मयानंद पे। मेहरबानी करके बलरामपुर पे टिक जाइए, रुक जाइए बलरामपुर पे। जहाँ तक जातीय दंगे की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? किसी एरिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी जातीय दंगा करवाना चाहती है, तो जातीय दंगा ये इनको लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम थोड़ी गंभीरता दिखाइए ना। देखिए, कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे प्रियंका हैं, चाहे उनके विधायक, जिस प्रकार से ऋषि मिश्रा जी, पहले तो ना मैं आपसे, ऋषि मिश्रा जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, ये दूसरी तीसरी बार हो गया। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? आपको नहीं पता मैं क्या हूँ? और मेरे बारे में तो अच्छे से जानते हो मैं क्या हूँ। सर, यहाँ धमकी देने के लिए थोड़ा ही नहीं बुलाया आपको सर। नहीं तो ये कहना क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर सबको धमका के मुंह बंद करने के लिए आए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, गजब की अंबर जैदी जी, आप मेरे साथ कई बार डिबेट कर चुकी हैं। आप क्या बात करते हैं? नहीं तो आप इस लहजे में बात मत कीजिए ना। क्या आप मुझे नहीं जानती मैं क्या हूँ? क्या है सर आप? समीक्षा कीजिए। गजब की बात करते हैं कि आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये किस तरीके? फिर अंबर जैदी जी, आप मेरे साथ कई बार डिबेट कर चुकी हैं। जी, मैं आपको जानती हैं, फिर आप ऐसे बात कर रही हैं। ठेका ले रखे हैं क्या? कांग्रेस का ठेकेदारी ले रखा है क्या? डिबेट कर लिया तो आप इतने बड़े नेता हो गए, कुछ भी बोलेंगे टीवी में बैठ के। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि महिलाओं के मुद्दे पर थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए। सब लोग देख रहे हैं, हम तो वही चीज कर रहे हैं, इनसे पूछिए जो सत्ता में है, क्यों नहीं हमारे माँ बहनों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष को मुझे बहुत पैरवी करने के लिए नहीं बैठे हैं। बात महिलाओं की सुरक्षा की है। आपको अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो कीजिए, लेकिन राजनीति ना कीजिए। ऋषि मिश्रा जी, एक बात बता दीजिए, एक बात मुझे समझा दीजिए, क्या खुन्नस वाकई सरकार से है या प्यार जातिवार से है? इस बात का जवाब दे दीजिए बस। देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ
अंबर जैदी जी मेरे साथ कई बार डिबेट में बैठी है और मुझे जानती है कि मैं इस प्रकार का ये सब आचरण मैं धमकी उमकी देने वाला। मैं ये कह रहा हूँ समावेशी समीक्षा होनी चाहिए। जहां विपक्ष की जिम्मेवारी है वहां सत्ता की जिम्मेवारी है। यदि कहीं ऐसी घटना हो रही है तो जिस पार्टी की सरकार है उसकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। और आप बताइए हाथरस में जो घटना हुआ है उसको आप कैसे ये सरकार ये जस्टिफाई कर सकती है कि उस बच्ची को, मान लीजिए उस बच्ची को कम से कम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से बलरामपुर की घटना को जस्टिफाई करते हैं आप ऋषि मिश्रा जी? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि फिर राहुल गांधी को वहाँ की बेटियों की सुरक्षा की स्थिति क्यों नजर नहीं आती? का कोई जाति धर्म नहीं होता। अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग संप्रदाय से आता हो। अपराधियों पे भारतीय कानून के तहत सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन जिम्मेवारी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनको जनता ने मैंडेट दिया है, उनकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। यदि हाथरस में ही, मेरा सवाल है कि हाथरस में ही प्रशासन पहले सजग होती तो इतना बड़ा घटना आपको देखने को नहीं मिलता। जवाब ले हाथरस हो चाहे राजस्थान में जो घटना हुआ, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं राजस्थान में जो घटना हुआ है क्या आंकड़े हैं एनसीआरबी के? नहीं देखेंगे ना अंबर जैदी जी, ये वो आंकड़े नहीं देखेंगे ना, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ वहीं के देखेंगे जहाँ से फायदा होगा। 2022 इलेक्शन दिख रहा है, उपचुनाव दिख रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में नजर है। तो जहाँ से फायदा होगा हम तो सिर्फ वही देखेंगे, उसके अलावा दूसरी जगह कुछ भी हो जाए आंखें बंद कर लेंगे। जिसके साथ दुराचार हो रहा है, सुरक्षा के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हल्ला मचाने के लिए आते हैं। इनमें से इनसे पूछे, इनके भी तो घर में स्त्रियां हैं, इनके यहाँ भी तो माँ बेटी बहू पत्नी सब हैं। क्या ये सब उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुरुष होना केवल दुष्कर्म करके साबित होता है, या पुरुषत्व तब दिखता है जब आप उनकी रक्षा करते हैं? क्या आज स्वाति महेश्वरी जी, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, मैंने आपसे पहले भी इसी टाइप का सवाल पूछा था, लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि यहाँ पर ये दो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, आनंद साहू जी भी हैं, ऋषि मिश्रा जी भी हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये लोग लगातार ये कर रहे हैं और टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन स्वाति जी, एक बार इन्हें समझाइए जरा, क्या बीतती है उस वक्त लड़की पर, जिस वक्त उसे होश तक नहीं रहता और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो अलविदा कह जाती है दुनिया को। कितनी तकलीफ में होती है वो, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझा सकती हैं लोगों को कि उस वक्त दर्द जो है वो सातवें आसमान पर होता है, जमीन आसमान दोनों एक साथ चीख रहे होते हैं लड़की के साथ, और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसीलिए बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जो एक लड़की जो पूरे समाज के ऊपर विश्वास करके चल रही है, जो समाज की कहीं बेटी है, कहीं बहन है, कहीं माँ है, कहीं बहू है, कहीं पत्नी है, उसके साथ जब इस तरह से खिलवाड़ होता है तो उसके अंदर तो उसको क्या लगता है उस वक्त की इस हैवानियत का तो कोई अंत ही नहीं है। ये समाज मेरी कोई वक्त ही नहीं है समाज में। आनंद साहू जी सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास, सुन लीजिए। हाँ। क्या इन लोगों के घर में भी तो, इनके घर में भी तो स्त्रियां हैं, क्या उनकी तरफ ये नहीं देखते हैं? क्या इन्हें ये समझ नहीं आता कि जो परिवार इस चीज से गुजरता है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, उसको कैसा लगता होगा पालन पोषण करके जिस बच्चे को एक माँ एक बाप बड़ा करता है, उसके साथ जब इस तरह से होता है। आज भी गुर्दे अपने शरीर के अंग अपने बच्चों को देने के लिए तैयार एक सेकंड में खड़े हो जाते हैं। आप अस्पताल के बाहर जाकर देखिए, कैंसर के मरीजों को देखिए, जहां उनके बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं, माँ बाप कहते हैं हमारे शरीर के अंग ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो, कैसे भी बचा लो। उसी बच्चे को जब आप इस स्थिति में देखते हैं, जिस तरह से उसके शरीर को बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया जाता है, तो उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, शायद वही समझ सकते हैं, कोई और इसको समझ भी नहीं सकता है। लेकिन अब जो ये समाज के सारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी राजनीतिक पार्टी वाले हैं, केवल हल्ला मचाना जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना जानते हैं। ये क्यों नहीं समाज बदलने का काम करते? ये क्यों नहीं ऐसे बीज बोते जिससे कि समाज को हम बदल पाए? क्यों आज भी हम दलित और मुस्लिम में ध्रुवीकरण कर रहे हैं? क्यों आज भी हम इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि हमें अपना वोट बैंक बनाना है। हम कब ये सोचेंगे कि हम अपने समाज को भी सुधारें? इतने साल स्वतंत्रता के हो गए हैं, इतने साल निर्भया जैसे और न जाने कितने अनगिनत मामले भारत में हर वर्ष होते हैं। कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक हम नारी जाति का उत्थान नहीं करेंगे? और देखिए, अगर आप अपने देश को जो है उस जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो नारी की शक्ति के बिना आप कभी भी नहीं बना पाएंगे। ये बात इनको भी समझनी जरूरी है। केवल नारी की शक्ति जब आपके साथ होगी तभी आपका देश विश्व गुरु बनेगा, वरना आपका देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। आप तमाम कोशिशें करते रहिए और अपनी राजनीति करते रहिए, अपनी रोटियां सेकते रहिए, कुछ नहीं भला होने वाला, न देश का, न नारी का। आनंद साहू जी, ऐसे बनेंगे विश्व गुरु हम? देखिए, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने के लिए वी नीड द राइट ऑफ इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट जो बात हो रही है 70 साल से, उसको निश्चित रूप से जमीन में विथ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट एंड इक्वालिटी
सभी क्षेत्र में हमको देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से ये विभत्स घटनाएं हो रही है देश में, वो हम सबको हमारे जो बनाए हुए इमेज को बार बार तार कर रही है, दुनिया के नजर में भी और भारत के गरिमा को भी बार बार ठेस पहुंचा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि कैसे सुधरेंगे सर ये हालात? सुधरेंगे कैसे? कौन पहल करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन आगे आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है अगर यहाँ देश में इसके ऊपर सुधार करना हो तो सबसे पहले मुझे लगता है चाहे कोई भी हमारे बच्चे हैं उनको सामाजिक समरसता के बारे में उनको समझाना चाहिए। छोटे से ही शुरू करना चाहिए। हर घर में अपने बच्चे को, बेटे को, बेटियों को, सबको बताना चाहिए, खास करके बेटों को, कि बेटियों को तुम्हारी बहनें हैं, जिस प्रकार से सम्मानित होते हैं वैसे दूसरे के बेटियों को भी तुम सम्मान करो। कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार का दरिंदगी और दुर्विचार, दुर्भावना और इस प्रकार का जो राजनीतिकरण ये जो हो रहा है, किस तरह से आप देखें कि कांग्रेस का एमएलए वहाँ और वहाँ के जो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि यहाँ लाशें भी। आनंद साहू जी, आनंद साहू जी एक मिनट, आनंद साहू जी, अंबर जैदी का कुछ सवाल है आपसे। आनंद साहू जी एक मिनट रोकना चाहूंगी मैं आपको। जी पूछिए, माफ कीजिएगा, स्वाति महेश्वरी जी पूछिए। जी निदा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जब निर्भया कांड के बाद नारी सुरक्षा के रिकमेंडेशंस आए हैं, इतना बजट आया है, वो कहाँ गया है? इस पर डिबेट कीजिए ना, ये पूछिए ना कि क्या क्या किया गया उन रिकमेंडेशंस के ऊपर। आनंद साहू जी जवाब दीजिए। ये सब चीजों के मॉड्यूल्स क्यों नहीं बनाए गए? क्यों नहीं हम गाँव में इस तरह की शिक्षा देखते हैं आज की तारीख में? तो आई वुड लाइक टू रिप्लाई। जी जी जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के इतिहास में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, ये जो आपने कहा कि जो बजट एलोकेट हुआ वो खर्च कहाँ हुआ, मैं कहता हूँ क्यों नहीं हुआ, बहुत खर्च हुआ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे अरबों रुपया लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों को भी एम्पावर किया है। केवल प्रधानमंत्री, लेकिन सर उन्हीं राज्यों में कैसे आप बेटी जब बचेगी नहीं तो सर पढ़ेगी कैसे? पहले तो बचाना जरूरी है ना उसका। वो बची कहाँ रही है? हर दूसरे दिन छोड़िए, हर दिन वो इन मंचलों की गंदी मानसिकता का शिकार हो रही है। सर आज भी शाम बरेली से, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी हाथरस केस इतना उछला हुआ है कि ऐसे में अगर वाकई वहां पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद होती, चौकस होती राज्य सरकार, तो सर शायद कुछ दिन तक वहां पर जो अपराधी है, जो इस किस्म के मुलजिमीन है, वो पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन बावजूद उसके आज भी बरेली से एक वीडियो आया है जिसमें एक नहीं दो नहीं पूरे 7 लड़के मौजूद है उस वीडियो में, जो एक अकेली लड़की को घेरे हुए हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी कर दिया। प्रधानमंत्री जी जो काम किया है, आज करोड़ों विद्यालयों में शौचालय नहीं था, बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। शर्म आनी चाहिए। आप लोग एक बार भी प्रधानमंत्री जी के लिए बोले कुछ कि उन्होंने अच्छा शुरुआत किया है? पूरे देश का जिम्मेदारी है। हर एक प्रधानमंत्री तो शुरुआत कर देते ना सर, अमल में लाना तो बाकी नीचे लोगों का काम है ना। उनकी ड्यूटी पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि वो क्या कर रहे हैं? खाली घोषणा करने से कुछ नहीं हो जाता, खाली मन से ऐलान करने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक वो चीजें, वो योजनाएं, वो फैसिलिटी जो महिलाओं के लिए दी जाती है वो अमल में नहीं आए। तो वहाँ अवार्ड दिया, आपको पता है कितने बेटियों के लिए काम किया, पता है आपको कितने शिक्षा में सुधार हुआ बेटियों को आगे बढ़ने के लिए। बेटियों को आप देखें, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, ऑडियो क्लैश होता है फिर किसी की बात समझ नहीं आती। एंकर को समझा रहे हैं आप बताइए भारत का शिक्षा बजट कितना है और एक एक करके 200 प्रकाश डालिए थोड़ा। हाँ ये देखिए, एंकर आपसे सवाल किए तो आप बिल बिलाने लगे। एक एक करके क्यों करेगा जी पूछिए एक मिनट। आनंद साहू जी एक मिनट जी पूछिए, आप सवाल पूछिए। हम बिल्कुल बोले मैं क्विट कर रहा हूँ, आप करिए डिबेट, जाइए आप करिए, मैं नहीं करता डिबेट। यही दिक्कत है आप लोगों की आनंद साहू जी, यही दिक्कत है आप लोगों की। सवाल पूछ लो आपसे तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आपके पक्ष में हम बोलते रहे तब तो सही है, आपसे अगर पलट के सवाल पूछ लो तो आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों भागते हैं सवाल? सर आप तो अपनी जगह सही है ना, गलत तो मैं हूं, प्रूफ कीजिए मुझे मैं गलत हूं। आप क्यों छोड़ के भाग रहे हैं डिबेट? आप तो सही है ना अपनी जगह, दीजिए आप सवालों के जवाब। ये देखिए यही होता है जब जवाब अगर उनसे मांग लो और ऐसा सवाल कर लो जिसका जवाब नहीं है तो उठ के भाग जाएंगे। चलिए बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। यही दिक्कत होती है बस, अगर अपने हिसाब से डिबेट चल रही तब तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आपके हिसाब से सवाल थोड़ा सा टेढ़ा पूछ लिया तो आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आप सही हैं, सही तथ्य रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ अमल में आया है तो फिर रुकिए ना, सामना कीजिए सवालों का।
ऐसे जाने से सर बात थोड़ी नहीं बनेगी। बिल्कुल, देखिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एंकर का काम है सभी पहलुओं पे सभी पक्षों से सवाल करना, और एंकर को एंकरिंग कोई चाहे हम हो या कोई सिखाए नहीं। जहां तक देखिए मेरा ये बिल्कुल मानना है, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी शासित प्रदेश हो, जहां भी इस प्रकार की घटना होती है तत्काल प्रभाव से वहां पे एक्शन लेना चाहिए। मैं अशोक गहलोत की भी निंदा करता हूं, राजस्थान में जो अजमेर में घटना हुआ है उसकी भी निंदा करता हूं। ऐसी घटना कम से कम नहीं होनी चाहिए, और सरकार को ऐसा कम से कम ऐसा कठोर कदम उठाए या ऐसा कठोर नियम बनाए कि ताकि फ्यूचर में एक आदर्श साबित हो कि यदि आप इस प्रकार की घटना में कोई भी आदमी, चाहे वह निचले स्तर का हो या सबसे पावरफुल लेवल का हो, यदि इस प्रकार के कृत्यों में इन्वॉल्व होंगे तो आपको कठोर से कठोर सजा मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ऐसे घटना में पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, चाहे राजस्थान की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, बिहार की घटना हो। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने साल हमारे स्वतंत्रता के हो गए, हम पल्स पोलियो अभियान चलाते हैं, हम सफाई का अभियान चलाते हैं, आज कोरोना के समय में हम इतना बड़ा जन आंदोलन चला रहे हैं लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए। क्या हम इस मानसिकता को बदलने के लिए एक आंदोलन नहीं चला सकते हैं? क्या हमारे देश में एक देशव्यापी आंदोलन नहीं चल सकता कि हमें नारी का सम्मान करना है, और ये तरीके हैं कैसे हमें अपनी नारी का सम्मान करना है, ये नारी का अहम औहदा है हमारे समाज में। क्या ये इस तरह का एक जन आंदोलन शुरू नहीं हो सकता? क्या बार बार बस लड़कियां मरती रहेंगी, लड़कियों के साथ हैवानियत होती रहेगी, उसके ऊपर राजनीति करते रहेंगे, बस यही करते रहेंगे हम? बस यही होता रहेगा इस देश में? कभी भी हम समाज को बदलेंगे ही नहीं? क्या ये घिनौना जो चेहरा है समाज का, बस यही देखते रहेंगे हम सारा टाइम? तो जब हम और चीजों के लिए जन आंदोलन चला सकते हैं तो हम एक नारी के लिए जन आंदोलन क्यों नहीं चला सकते? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी, इस दिशा में कदम उठता हुआ आएगा नजर आने वाले वक्त में, ताकि ये मसले खत्म हो जाए। बिल्कुल आइए, मैं मैसूरी जी के बात से सहमत हूँ कि देखिए इसकी शुरुआत अपने घर से करना होगा, और खासकर माँ बाप को ऐसे संस्कार देने होंगे अपने बच्चे को कि पराये घर की बच्ची को भी वो अपनी बहन समझे। वो संस्कार, ये शुरुआत हमें घर से ही करना होगा। सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा, पॉलिटिकल पार्टी को भी आना होगा, और कानून में भी इस प्रकार का आमूल परिवर्तन करना होगा कि ताकि कोई भी आदमी ऐसी हिमाकत करने से पहले लाखों बार सोचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कई बार कह चुका हूं, कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि जब इस ऐसे घटनाओं में बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तो जो पीड़िता है उसके साथ न्याय नहीं होती है। और मैं खुद कई बार सर इसलिए तो सवाल यही ना कि बड़े लोग जो है वो महज कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही, महज कुछ चुनिंदा केसों में ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं? अगर सब में इन्वॉल्व होंगे, सब में वो अपनी दखल अंदाजी दिखाएंगे ऐसी तरीके से जैसे कि वो हाथरस में दिखा रहे हैं, तो शायद इंसाफ मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी, यहाँ बने रहिए आप सब हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि हाथरस मामले में सबको जाना है, लेकिन बलरामपुर पे इतनी चुप्पी क्यों बलरामपुर जाकर के कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा कि वहां पर क्या हुआ। वहां पर पूरा सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। तो हाथरस मामले पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। इस मामले को लेकर यूपी सरकार अपोजिशन पर इल्जाम लगा रही है कि वो इसके आड़ में जाति तशद्दुद भड़काने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अपनी अलग बात रख रहा है। वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश में हर किसी की यहां पर एंट्री करा दे रही है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह अहम हो जाता है कि क्या सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, अपने हिसाब से, जहां उन्हें फायदा हो रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ जात की बुनियाद पर वोट बैंक की सियासत कर रही है? क्या इसलिए हाथरस मामले और बलरामपुर मामले में फर्क क्या जा रहा है? क्योंकि हाथरस मामला सबको दिख रहा है, लेकिन बलरामपुर पर सबने चुप्पी साधी हुई है, और मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की कोशिश हर पार्टी यहां पर करती नजर आ रही, क्योंकि मतलब साफ है 2022 पर सबकी नजर है। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, और एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। तो चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का मैं यहां पर रुख कर लेती हूं। अंबर जैदी जी, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि निर्भया कांड
कोई नहीं भूल पाया उसे। वो काली रात, वो मनहूस रात कोई नहीं भूल पाया है। जब भी उस केस के बारे में पढ़ती हूं या जिक्र आ जाता है निर्भया का, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितनी ज्यादती उस लड़की के साथ हुई थी, उसके बाद उम्मीद ये जगी थी कि शायद अब आने वाले वक्त में हमारे साथ बेहतर होगा, हमारे हक के लिए सोचा जाएगा, हमारी सेफ्टी के लिए सोचा जाएगा। लेकिन मैं आज भी देखती हूं कि मैं वही 2012 से पीछे खड़ी नजर आती हूं। अंबर जैदी जी। जी, लग रहा है शायद अंबर जैदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। स्वाति महेश्वरी जी, अगर आपने मेरा सवाल पूछा तो मैं चाहूंगी कि आप जवाब दीजिए। क्या वाकई हम अभी नहीं लगता हम वहीं पर खड़े हैं, कुछ नहीं बदला? बिल्कुल, देखिए निदा, एक बहुत जरूरी बात है। हमारा समाज में सती प्रथा रही, दहेज प्रथा रही, बाल विवाह जैसी प्रतियां रही। इन सब चीजों को आपने कैसे खत्म करा है समाज में से? ये सब चीजें तभी खत्म हुई है जब आपने समाज को उसके जो दुष्परिणाम है, जो उसके बुराइयां हैं, उनके प्रति आपने उनको सजग कराया, उनको सिखाया, एक जन आंदोलन इन सब चीजों के लिए चलाया गया, तब जाके ये सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो समाज से खत्म हुई हैं। आज अगर हम दोबारा से जन आंदोलन इस चीज के खिलाफ नहीं छेड़ेंगे तो ये कोरोना का साया नारियों के ऊपर और भी ज्यादा दोहरी मार लेकर आया है। क्योंकि जिस तरह से अभी आर्थिक परेशानियां हैं, जिस तरह से अवसाद से लोग गुजर रहे हैं, ये मामले और भी ज्यादा सामने आने वाले हैं। क्यों नहीं हम शहरों में देखते कि पोस्टर लगाए जाए इस चीज के? क्यों नहीं हम देखते, आज अगर हम रिंगटोन सुन सकते हैं कोरोना की, तो क्यों नहीं हम नारी सम्मान के लिए रिंगटोन सुन सकते हैं? क्यों नहीं इस तरह की छोटी छोटी वर्कशॉप्स और इस तरह की चीजें की जा सकती है जिससे कि समाज का जो सोचने का नजरिया है हम उसको बदल सके, जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको हम सिखा सके कि किस तरह से नारी का सम्मान करना है। कहाँ गया वो सारा बजट जो निर्भया के समय में आवंटित हुआ था, वो कहाँ गया? क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर उस बजट को लगाया जाता? क्यों नहीं एक्स्ट्रा क्लास इस तरह की बच्चों की स्कूल में सिखाया जाए कि नारी सम्मान इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो ये सब चीजें अगर आप समाज से खत्म करना चाहते हैं तो ये आसानी से एक दिन में खत्म होने वाली चीजें नहीं है, जिस तरह से हमने पहले भी देखा है। लेकिन वही ये भी समझना जरूरी है कि ये सब चीजें हम खत्म कर सकते हैं। अगर सती प्रथा खत्म हो सकती है, दहेज प्रथा खत्म हो सकती है, खत्म हो सकता है, तो ये भी खत्म हो सकता है। लेकिन ये तभी खत्म होगा जब हम ऐसा ठान लें और जब हम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं। और उसके लिए हमें और कोरोना जैसी महामारी से सारा समाज जुड़ा हुआ है ना, जन आंदोलन बना हुआ है ना, तो प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बना सकता है उसको। आप दिक्कत तो यही नहीं, करना नहीं चाहते। जी स्वाति महेश्वरी, दिक्कत ये है ना कि करना नहीं चाहते। कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? हम तो सिर्फ वही काम करेंगे ना जहां से हमें फायदा होगा। अंबर जैदी जी, आप कितनी सहमत है स्वाति महेश्वरी जी की बात से कि वाकई में ऐसे जन आंदोलन की अब जरूरत आन पड़ी है? अब ऐसा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिसमें हर लिहाज से लड़कियों की सुरक्षा की सिर्फ बात हो, और न सिर्फ बात हो, वो तमाम बातें अमल में भी लाए जाएं। ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको भी याद होगा जिस वक्त निर्भया कांड हुआ, कितनी बातें महिलाओं के लिए हुई। आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं, स्वाति महेश्वरी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुलेखा गाइडलाइन तक बना दी गई, यहां तक कह दिया गया कि रात के 8 बजे के बाद अगर लड़की किसी ऑफिस में काम करती है तो उसे कैब की फैसिलिटी मुहैया कराना ऑफिस का काम है। लेकिन बावजूद आज भी हम देखते हैं बहुत सी जगह नहीं मिल रही। लड़कियां आज भी रात के 10 बजे अकेली जा रही, 9 बजे अकेली जा रही, छोड़ दिया जाता है उन्हें। तो ये चीजें अमल में लानी भी तो बहुत जरूरी है। अंबर जैदी जी, अंबर जैदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। स्वाति महेश्वरी जी, आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूंगी, देखिए जब तक वोट की राजनीति चलती रहेगी इस देश में, तब तक किसी का भी भला नहीं होने वाला है। और ये लोग इस तरह की रोटियां अपनी सेकते रहेंगे, मुद्दों को उछालते रहेंगे, उनसे अपना फायदा उठाते रहेंगे। ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि समाज का क्या भला होना है, समाज के लिए हमें क्या करना है, देश को कैसे हमें ऊपर। ऋषि मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं कुछ आपकी बात का। जी ऋषि मिश्रा जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि सोशल रिफॉर्म्स की बड़े लेवल पे सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप देखिए, हमसे जो पहले वक्ता है उन्होंने सही कहा कि हमारे यहाँ बाल प्रथा था, बहुत से ऐसे कृतियां थी जिसको मिटाया गया। तो उसके लिए कहीं न कहीं बड़े बड़े समाज सुधारक हुए। और आज के जो सोशल वर्कर हैं, समाज सुधारक हैं, वो सोशल वर्कर हैं। सिर्फ टीवी पे आके सोशल वर्कर नहीं होता, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है सोशल वर्करों को। आज के जो सोशल वर्कर है, मैं कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज के जो सोशल वर्कर हैं या पॉलिटिकल पार्टी का विल है, वो विल नहीं है। ये सिर्फ जब एक कोई बड़ा घटना होता है तब आप देखिएगा कि टीवी स्क्रीनों पे सोशल वर्करों का भंडार हो जाता है। क्या सोशल वर्कर ग्राउंड लेवल पे जाके काम करती हैं? क्या सामाजिक सुधार में लाने के लिए क्या एक बड़े आंदोलन
अंबर जैदी जी हमारे साथ जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। अंबर जैदी जी, आपसे बहुत देर से मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद नेटवर्क की वजह से आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं अभी? अंबर जैदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी जी जी, मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से लगातार स्वाति महेश्वरी जी भी ये बात कह रही हैं कि अब जरूरत आन पड़ी है एक बड़े जन आंदोलन की, अब जरूरत आन पड़ी है कि सबको एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में काम करना है कि कैसे महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी, कैसे वो आधी बिरादरी का जो अपना हक है वो ले पाएंगी, और क्यों वो सर उठाकर आधी रात को भी खुद को सुरक्षित महसूस कैसे कर पाएंगी। उस दिशा में अब कदम उठाने की, सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए समाज के साथ साथ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जरूरी कदम है, जो हमारे चाहे हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करें या पुलिस प्रशासन में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको सुधारा जाए, तभी हम अपनी बेटियों या अपनी देश की नारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। और सामाजिक चेतना और जो समाज की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी गलती समाज की यही है कि हम वोट दे देते हैं, लेकिन जो हमारे वादे हैं, जो हमारी परेशानियां हम उनको भूल जाते हैं जब सरकारें आ जाती हैं। सवाल हम तब नहीं करते, तब ऐसा कोई मामला नहीं होता, तभी बाहर निकलते, तब इस तरीके का कोई मुद्दा सामने आता है, हम अपने कड़ी निंदा कर देते हैं या मोमबत्तियां जलाते हैं और बहुत अफसोस जाहिर कर देते हैं। हम सवाल तब जाकर करें कि ऐसे मामले कब रुकेंगे। समाज की जिम्मेदारी समाज पूरा करे और साथ ही साथ जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको न्यायिक प्रक्रिया में, देखिए सबसे पहली कमी तो हमारे इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग इस तरीके के विक्टिम के साथ काम करते हैं। सबसे पहले तो पुलिस शिकायत देती है, इस पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और इस परेशानी को दूर करने के लिए कि अगर बेटियों के साथ अगर इस तरीके का कोई दुराचार करता है तो उनकी शिकायत को लिया जाए, इस पे गंभीरता से सोचा जाए और इसको परेशानी को कैसे दूर करना है उस पे काम किया जाए। दूसरी बात आती है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में कि रेप प्रूव होने के बाद भी अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है, तो रेप प्रूव यही तो दिक्कत है और यही वजह है कि हौसले इतने बुलंद रहते हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, हम कुछ भी कर लें, छूट आएंगे 4 दिन बाद। जी वही है कि इन सारी चीजों से समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है और जो आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं या जो अपराधी होते हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि मैं छूट जाऊंगा। निर्भया जैसे इतने बड़े केस पे 7.25 साल लग जाते हैं सजा मिलने के लिए, तो आप ये सोचिए जो आम केस होते हैं उसमें 20 साल से ज्यादा, यहाँ तक कि 30 और 35 साल भी लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम सोचें कि हमें काम किस दिशा में करना है, सही दिशा में काम करें, सही जगह काम करें, जिससे हम अपनी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। वरना ऐसे समाज का काम है कि हमें चेतना अपनी जगानी है, अपने बेटों को भी सिखाना है, साथ ही साथ स्कूल में सेक्स एजुकेशन भी हो, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, कुछ अटपटे सवाल होते हैं, तो उनको लेकर कुछ ना कुछ उनके अंदर गलत भ्रांतियां हो जाती है, तो हम उनको सही एजुकेट करें इस सब्जेक्ट पे, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक महिला की वहां पर ज्यादा बढ़ जाती है जिस घर में बेटे का जन्म हो, अगर बेटी नहीं हो तो बेटी से ज्यादा बेटों को ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में ये कोई गलती कर बैठे। सबसे ज्यादा महिलाओं को डर ये होता है अगर घर में बेटा है आपके तो उसे हम कैसे, कौन सी दिशा में आगे बढ़ाएं, कैसे उसे समझाएं कि हाँ बेटे तू इस दिशा में कोई गलत काम मत उठाना, महिलाओं की हमेशा इज्जत करना, वो भी समझाना एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि मिश्रा जी? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सोशल रिफॉर्म से लेके जुडिशरी में भी रिफॉर्म की जरूरत है। आप देखिए कितने नंबर ऑफ केस पेंडिंग है, और आपने देखा होगा कि कई केसों में जो है पुलिस जो है, मैं कंप्लीट कर लूँ, थाना जो है लोकल लेवल पे जो लोकल पुलिस होती है समय पे टाइम बाउंडेशन में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, जिसके कारण कई केसों में आपने देखा होगा कि अभियुक्त को जमानत हो जाता है। लोकल लेवल पे अपराधियों से पुलिस का मिली भगत होता है, तो उस प्रकार की धारा नहीं लगाई जाती है। तो बहुत सी लेवल पे आपको रिफॉर्म की जरूरत है। और मैंने शुरू में कहा जो सोशल रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी जरूरत है, जो तथाकथित कुछ सोशल वर्कर हैं चुनिंदा मामलों पे आके तो बोलने लगते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं करते हैं। तो सोशल रिफॉर्म ये दिक्कत तो सबकी है ऋषि मिश्रा जी, ये दिक्कत तो सबकी है, ये दिक्कत सबकी है। एसी के रूम में से अंदर बैठे बैठे लेटे ट्वीट कर दिया, निंदा करते हैं इस घटना की, ठीक है, ये दिक्कत तो सबकी है सर। एसी रूम में बैठ के काम नहीं करते हम, सोशल मीडिया का कीड़ा सबके अंदर है, बस उसी पे सारी भावनाएं सबके हाथ हो जाती है, उसी पे निंदा हो जाती है। किस केस में क्या प्रॉब्लम आती है, तभी मैंने ये सारी चीजें पॉइंट आउट किए हैं। ग्राउंड लेवल पे आके आपको काम करना होगा, समाज में सुधार लाने के आपको प्रयत्न करना होगा, हर किसी को करना होगा। जी बिल्कुल ये कोशिश हर किसी को करनी होगी ऋषि मिश्रा जी, ये कोशिश सबको मिलकर करनी होगी, सिर्फ किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा सर, सबको साथ आना होगा, सबको समाज में सुधार की दिशा की तरफ कदम उठाना होगा। जी ऋषि मिश्रा जी, अंबर जैदी जी और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी
रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी, समय की कमी है। आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें एक ऐसे, कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए जहां पर 2 बेटियों की जिंदगी जा चुकी है, उनके माँ बाप गम में गमगीन है, डूबे हुए हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी हम सिर्फ ये तय करेंगे कि कहां से हमारा वोट बैंक सधेगा, कहां से हम मुस्लिम वोटर साध सकते हैं, कहां से दलित वोट की हम राजनीति कर सकते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एकजुट होकर बेटियों के लिए हक की आवाज उठानी पड़ेगी। फिलहाल आज के मुद्दे में अभी के लिए इतना ही। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। आप बने रहिए जी इस्लाम के साथ।